नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी के वाई अंकित यूट्यूब चैनल में। आज हमारा इंडियन पॉलिटी का 14वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जानेंगे कि हम भारतीयों को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, सरकार इन अधिकारों का कैसे संरक्षण करती है, सरकार नहीं सॉरी न्यायपालिका कैसे संरक्षण करती है। जो भी इन क्या कहते हैं अधिकारों से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे, मैं आपको एक एक करके बारी से आपको समझाऊंगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। और उसके बाद हम, और ये अपनी सीरीज़ जो चल रही है उसकी 14वीं क्लास है और आगे चलती रहेगी। अल्लाह हुआ आपकी 10-15 क्लास और आएंगी। इंडियन ज्योग्राफी तो आपकी फिनिश हो ही गई है, 19 क्लास उसकी हो चुकी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी का 14वां लेक्चर। बात करते हैं मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की। तो ये भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थित है। अनुच्छेदों की बात कर लें आर्टिकल की, तो ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में स्थित है। तो आपसे प्रश्न कैसे बनेगा कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। तो कौन से अनुच्छेद में है, तो 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक आपका मौलिक अधिकार है। बात कर लें आखिरकार ये मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार हैं क्या। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास हेतु अनिवार्य हैं। इन अधिकारों को राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है। तो सीधी सी बात है, ये वो अधिकार हैं जो शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। सरकार से इन अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, मान लीजिए कौन आपका संरक्षण करेगा, तो महत्वपूर्ण एक प्रश्न बनता है। तो वो करता है आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका आपका मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। ठीक है, तो ये आप समझिए, ये हैं आपके मौलिक अधिकार। बात की जाए ये मौलिक अधिकार किस देश, आप जानते होंगे अपने भारतीय संविधान जो बना था तो बहुत से अन्य देशों से बहुत सी नई नई चीज़ें ली गई थी। तो बात की जाए तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे, तो मौलिक अधिकार आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही आपका एक दूसरा बनता है मौलिक कर्तव्य। बच्चे क्या है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य अलग है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य अलग है। अभी क्या बात कर रहे हैं, मौलिक अधिकार जो कि अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, बात करेंगे हम तो संविधान में मौलिक अधिकारों की जो भागों की संख्या है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार वर्तमान में मौजूद है उनकी संख्या 6 है। ठीक है, लेकिन जब संविधान हमारा बना था उस समय जो मूल मौलिक अधिकार थे वो आपके 7 थे। ठीक है, तो प्रश्न बनता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो आपके 7 थे। वर्तमान में कितने हैं, 6। यानी कि एक क्या है, एक आपका घटा दिया गया है। तो कौन सा हटा दिया गया है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आपका संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। इसको अब वर्तमान में ये कहाँ पर उल्लिखित है, तो ये आपका वर्तमान में अनुच्छेद 300A में पहुंच गया है। इसको मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A में पहुंचा दिया गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बात करते हैं मूल अधिकारों की। जो वर्तमान में जो 6 मूल अधिकार हैं, पहले 7 थे, अब वर्तमान में 6 ही रह गए हैं। तो उन मूल अधिकारों का वर्गीकरण की बात करते हैं। तो बात की जाए आपकी, तो पहला है आपका समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और आपका छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, समानता का जो अधिकार है, इसमें समानता की बात की गई है। ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता में आपकी स्वतंत्रता की बात की गई है, ये अनुच्छेद 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो शोषण होता है उसके विरुद्ध जो अधिकार है वो 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 32 में मौजूद है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। अनुच्छेदों की, एक एक करके हम भारतीय जो मौलिक अधिकार हैं उनके अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया 12 से 35 तक लेकर ये फैले हुए हैं, लेकिन मूल अधिकार आपके कितने हैं, तो मूल अधिकार आपके 6 हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिए। बात करते हैं 12वें अनुच्छेद की। 12वें अनुच्छेद में आखिरकार उल्लेख किस चीज़ का किया गया है, तो 12वें अनुच्छेद की बात करें, 12वें अनुच्छेद की बात करें तो इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द से संबंध क्या है, राज्य शब्द संसद और राज्य विधानमंडल इसमें शामिल है।
ठीक है। राज्य ये कोई स्टेट की बात नहीं कर रहा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये राज्य को एक पूरा देश दिखाने की बात कर रहा है। ठीक है। इसमें संसद और राज्य विधानमंडल इसमें शामिल है, सीधी सी बात ये है। इन संस्थाओं के अलावा स्थानीय प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरणों को भी संविधान के तहत राज्य माना गया है। ठीक है। तो संसद, राज्य विधानमंडल और जितने भी आपके प्राधिकरण होते हैं वो सभी आपके राज्य के तहत माने गए हैं। ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 13 की बात करें तो इसमें मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होंगी। ठीक है। अनुच्छेद 13 को समझते हैं। अनुच्छेद 13 की बात करें हम, अनुच्छेद 13 में आपका ये उल्लेख है कि मान लीजिए कोई एक सरकार द्वारा एक ऐसा कानून बना जाता है जो मूल अधिकारों से असंगत है या उन्हें कम करने का काम करता है, मान लीजिए आपके मूल अधिकारों को छीनने का काम करता है, तो अनुच्छेद 13 के तहत वह स्वतः ही शून्य हो जाएगा, यानी कि स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा कोई अगर कानून बनता है भविष्य में जो मूल अधिकारों को छीनने का प्रयास करता है तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये अनुच्छेद 13 में आपका कहा गया है। तो प्रश्न बन जाते हैं इनसे। ठीक है। आगे बात करेंगे हम अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसमें है विधि के समक्ष समानता। ठीक है। यहाँ से आपकी समानता के जो अधिकार थे, ठीक है, वो आपके स्टार्ट हो गए। जो पहला मूल अधिकार था समानता का, 12 और 13 में तो एक थोड़ा सा जानकारी दी गई है, उसके अलावा मैंने आपको बताया था 14 से लेके आपका 18 तक। ठीक है। 14 से लेके 18 तक आपका समानता का जो अधिकार है वो है। तो इसमें 14वां अनुच्छेद है, इसमें विधि के समक्ष समानता। ठीक है। इसको समझिए, विधि के समक्ष समानता से क्या है, तो इसके अनुसार जैसे मान लीजिए भारत राज्य है, ठीक है, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समान माना जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर अच्छे पद पर है और कोई व्यक्ति निचले पद पर है तो उनको समान भाव से देखा जाएगा। ये आपके अनुच्छेद 14 में कहा गया है। ठीक है। कानून के रूप में वो दोनों ही समान होंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है बहुत पैसे वाला है, उसने कोई हत्या कर दी, और कोई गरीब आदमी है, तो दोनों को ही एक तरीके की सजा होगी। ये आपका अनुच्छेद 14 में, यानी कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि के सामने सब समान होंगे कानून के सामने। अनुच्छेद 15 की बात कर लें तो अनुच्छेद 15 में आपका धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 15 में आपका कहा गया है कोई भी व्यक्ति किसी विशेष धर्म, किसी वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसके कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपका अनुच्छेद 15 में कहा गया है। ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा चलता है किसी विशेष धर्म से नफरत और विशेष जाति से या लिंग के आधार पर किसी भी तरीके भेदभाव का जो प्रतिषेध है वो, ठीक है, आपका अनुच्छेद 15 में दिया गया है। आगे बात करेंगे मैं अनुच्छेद 16 की। तो इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता से समझिए, यानी कि आप जैसे सरकारी कोई वैकेंसी है या कोई जॉब है तो उसमें सभी के साथ समानता का भाव रखा जाएगा। इस तरीके का इसमें अनुच्छेद 16 में आपका वर्णन किया गया है, यानी कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। ये अनुच्छेद 16 में कहा गया है। ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद 16 में कहा गया है। इसके अलावा कुछ इसमें अपवाद भी रहते हैं। अपवाद से मतलब क्या, जैसे आप जानते हैं आरक्षण, तो आरक्षण में तो जो व्यक्ति पिछड़े वर्ग का है तो उसको पर्याप्त आरक्षण दिया जाएगा। इसका उपबंध किया गया है आपका अनुच्छेद 16 में ही बताया गया। 16 का 4 है उसमें दिया गया है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी क्षेत्र का आदमी है तो वहाँ पर सामान्यतः जो लोगों की ऊंचाई होती है यानी कि लंबाई होती है तो वो कम होती है सामान्य लोगों से। ठीक है। तो उनको छूट मिलती है किसमें, लंबाई में। किसी भी वैकेंसी में अगर वो देखने जाते हैं फौज वगैरह में तो छूट मिलती है। तो ये कुछ वहाँ पर अपवाद रहते हैं, तो वहाँ पर उनको छूट का भी प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 17 की बात करें हम, अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है। अस्पृश्यता का अंत, इससे मतलब क्या है, मान लीजिए आपने देखा होगा पहले छुआछूत बहुत चलती थी। ठीक है। छुआछूत बहुत चलती थी। बहुत से जो निचले वर्ग के लोग थे उनके साथ ये बहुत अजीब तरह का व्यवहार किया जाता था जो उच्च वर्ग के लोग थे उनके द्वारा। ठीक है। तो इसी अनुच्छेद में आपका अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का जो अंत है उसका उल्लेख किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। 17 में क्या है, तो आपका अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो इसमें उपाधियों का अंत है। ठीक है। उपाधियों का अंत किस में है, तो अनुच्छेद 18 में है। यानी कि किसी विशेष आदमी को जैसे महान दिखा जाए, पहले क्या होता था चक्रवर्ती, सम्राट, इस तरीके के जो राजा नाम अपने आके नाम के आगे लगाते थे, इस तरीके का भी भारत में नहीं है, यानी कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये चीज़ रखने का है, तो कौन है, तो सेना या विद्या संबंधी जितने भी सम्मान होते हैं उनके अलावा कोई भी उपाधि नहीं रखी जाएगी। जैसे सेना में होते हैं तो उनका तो माना जाता है, विद्या जैसे डॉक्टर लगाते हैं, ठीक है, जो PhD कर लेते हैं तो डॉक्टर लगाते हैं, ये सभी सम्मान हैं, इनके अलावा कोई भी उपाधि नहीं रखी जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 18 में। आगे बात करेंगे हम अनुच्छेद 19 की।
तो इसमें वाक, अभिव्यक्ति आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 19 में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से स्वतंत्रता का अधिकार आपका शुरू हो जाएगा 19 से। ठीक है, इसमें 19 में ही आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को दर्शाया गया है, यानी कि आपके अनुच्छेद 19 के तहत आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं। तो यानी कि 6 प्रकार की कौन सी हैं? तो पहला है ए, यानी कि का की बात कर लें तो इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को बात करने का, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति, अपने आप को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है भारत में। दूसरा है शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार, कोई व्यक्ति सम्मेलन कर सकता है शांतिपूर्वक, ये आपका दूसरा अधिकार हो जाता है 19 के तहत। फिर है संघ बनाने की, कोई भी आपका समूह, संघ, ऐसा जो क्या कहते हैं, बनाने का आपको अधिकार है, कोई भी संगठन बनाने का अधिकार है। ठीक है, ऐसा संगठन ना हो जो आपका देश के विरोध कोई गतिविधि करे, तो फिर आपको देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाएगा। इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। तो ऐसा कोई भी चीज़ है तो आप संविधान के तहत ही करेंगे इसमें। ठीक, चौथा है आपका डी, भारत में संचरण का अधिकार, यानी कोई व्यक्ति भारत में घूम फिर सकता है, उसको अधिकार है। ठीक है, कोई उसके साथ रोक टोक नहीं है, लेकिन विशेष कुछ अपवाद रहते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत से ऑपरेशंस वगैरह चलते हैं सेना के या कुछ भी है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा। ये नहीं है कि कहीं भी मुंह उठा के चल दिए। ठीक है, आपका पांचवा है भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक है, भारत में निवास करने की स्वतंत्रता है आपको, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी निवास कर सकता है। पहले जब जम्मू कश्मीर राज्य था पूरा, ठीक है, जब 370 नहीं हटी थी तो वहाँ पर निवास करने की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन अब वर्तमान में पूरे भारत में है। एफ आपका हो जाएगा छठवां, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, कोई व्यक्ति कहीं पर भी रहकर व्यापार कर सकता है। ठीक है, और यानी कि अपनी जीविका अर्जित कर सकता है, सीधी सी बात ये है। तो 19 के अनुच्छेद 19 में आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, तो ये आपसे एग्जाम्स में पूछ लेता है। अगला है अनुच्छेद 20। ठीक है, अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 में आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, ये है आपका अनुच्छेद 20। इसको समझते हैं, इसमें है क्या। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके अपराध कोई करता है तो उसके कुछ संरक्षण तो होने चाहिए दोष सिद्धि के संबंध में। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उसको एक बार दंड मिल जाता है, इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थोड़ा समझते हैं इसको डीपली। एक बार किसी को दंड मिल जाता है तो उसको एक ही सज़ा दी जाएगी। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति ने कोई कार्य किया, ठीक है, तो उसमें 2 सज़ा का प्रावधान नहीं, उसको एक ही सज़ा दी जाएगी। ठीक है, कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, सीधी सी बात यहाँ पर ये है। ठीक है, ये है आपका अनुच्छेद 20। और इसमें थोड़ा सा ये बताया गया है, कोई भी व्यक्ति है उस पर अब कोई आरोप लगा है, जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक वो अपराधी नहीं होगा। ठीक है, पहले से आप उसको अपराधी नहीं मान सकते जब तक उस पर सिद्ध नहीं होता है कोई भी अपराध। तो ये आपके अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है अनुच्छेद 20 में दिए गए हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 21 की, तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है आपका अनुच्छेद 21 में। ठीक है, इस अनुच्छेद में आपका कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि हर प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21A की बात करें तो अनुच्छेद 21A में आपका शिक्षा का आधार है, यानी कि 21 का ही एक अगला पार्ट है, सब पार्ट है ए। तो प्रत्येक जो व्यक्ति है उसको शिक्षा का अधिकार है। तो इसको जोड़ा गया था बाद में, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ये आपका 21A में बताया गया है। बहुत ही एग्जाम्स में कई बार ये पूछा जा चुका है, रिपीट होता है बार बार, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। बात करते हैं अनुच्छेद 22 की, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। मान लीजिए कुछ दशाओं में व्यक्ति को कुछ कानून मिलेंगे, जैसे गिरफ्तारी से संबंधित कुछ संरक्षण है, उनको आप देखेंगे। थोड़ा सा समझाता हूँ मैं इसमें अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है आखिरकार। तो इसमें बताया गया जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको किस कारण पर, किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है, ये सारे पता होने चाहिए। ठीक है, उसको परिचित कराया जाना चाहिए उन सभी चीज़ों से। इसके अलावा उसको 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश, जो निकटतम न्यायाधीश होगा उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये है आपका अनुच्छेद 22 में, यानी कि दशाओं जो गिरफ्तारी होती है उसमें कुछ संरक्षण प्राप्त होते हैं जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है उसको। उसके अलावा उसको एक वकील प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरीके के जो संरक्षण है आपके अनुच्छेद 22 में आते हैं। अगला है अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 में आपका तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 23 में आपका किसी व्यक्ति को आप बलुआ मजदूरी, यानी कि उसको जबरदस्ती
एक तरीके से आपने बहुत बार देखा होगा, कई पहले, कई क्या अभी भी बहुत सी जगहों पर है, किसी व्यक्ति को थोड़ा मानसिक रूप से अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, कुछ भी होता है, तो उसको पकड़ लेते हैं, उसको खाना पीना देते हैं और मतलब उससे काम कराते हैं पूरी तरीके से। क्या कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं। मान लीजिए कुछ लोगों को तो वीडियो में डालकर काम कराते हैं इस तरीके का, यानी कि किसी से बलात्श्रम, यानी कि बल के आधार पर किसी से काम नहीं लिया जाएगा। इस तरीके के जो प्रावधान है आपका किस में है, तो अनुच्छेद 23 में है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में, यानी कि ये आपका अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 24 की बात करें तो बाल श्रम पर निषेध। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, 24 में, तो जो बाल श्रम है, जो बच्चों के द्वारा जो बाल मजदूरी कराई जाती है, उस पर आपका निषेध है, यानी कि उसका जिक्र है अनुच्छेद 24 में, यानी कि बाल श्रम नहीं किया जाना चाहिए देश में, ये अनुच्छेद 24 कहता है। अनुच्छेद 25 की बात कर लें तो अनुच्छेद 25 में आपका धर्म के प्रचार और प्रसार की स्वतंत्रता है। यहाँ से आपकी धार्मिक जो स्वतंत्रता है वो स्टार्ट हो गई। तो 25 में क्या है, तो धर्म के प्रचार और प्रसार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। ठीक है, सबसे पहले प्रचार और प्रसार की है, 26 में प्रबंधन की स्वतंत्रता है, और 27 में है आपका धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, जो कर होते हैं, कुछ मंदिर वगैरह जो होते हैं, उनसे टैक्सेस के बारे में, छूट के बारे में जो होते हैं, उनका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 27 में। ठीक है, ये है आपका धार्मिक संबंधी जो है जितने भी हैं वो। आगे है अनुच्छेद 28, तो शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, तो जो आपके शिक्षण संस्थान हैं उसमें धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता का आपका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 29 की बात कर लें तो अनुच्छेद 29 है आपका अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो आपके अल्पसंख्यक होते हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज़ होते हैं, उनके हितों का, यानी कि उनके हितों के लिए जो संरक्षण प्राप्त है, उनको किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 29 में है। ठीक है, अनुच्छेद 30 में है आपका, अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जो शिक्षण संस्थान होते हैं उनमें अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार दिए जाने चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें कहा गया अनुच्छेद 30 में कुछ जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन कर सकते हैं। इसका अधिकार अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30 में दिया गया है। ठीक है, बात करें अनुच्छेद 31 की, तो अनुच्छेद 31 आपका समाप्त किया जा चुका है, मैं आपको पहले ही बता दिया था। तो ये आपका जो 7वां मौलिक अधिकार था, पहले जो संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया है। और ये कहाँ पर पहुँचा दिया है, तो ये आपका अनुच्छेद 300A में पहुँचा दिया गया है। कहाँ से, तो 31 से 300A में पहुँचा दिया गया है संपत्ति का अधिकार। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बात करेंगे हम अनुच्छेद 32 की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। क्यों कहा है उसको हम समझेंगे। तो अनुच्छेद 32 में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार का जिक्र किया गया है। तो इसमें क्या है, इसमें अनुच्छेद 32 के द्वारा मूल अधिकार के संबंध में 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। रिट समझते हैं, रिट क्या होती है, 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। तो ये रिट कौन जारी करता है, तो आपका उच्चतम न्यायालय और यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करता है किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के उसमें। मान लीजिए आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो आप वहाँ पर याचिका दायर कर सकते हैं, तो वो रिट जारी करेगा। मान लीजिए पहला क्या है इसमें, तो पहली जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, पहली रिट क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या है, तो किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश आपका दिया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण में। मान लीजिए आपने देखा होगा एक मूवी बनी है, मैंने शायद आपको थोड़ा सा आपने देखी होगी, नहीं, साउथ की है। उसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए उसकी पुलिस स्टेशन में मौत हो गई। ठीक है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया किसी आरोप में और उसकी थोड़ी सी पिटाई की गई, तो वो व्यक्ति मर जाता है। जब वो मर जाता है तो पुलिस क्या करती है, उसकी बॉडी को कहीं दफना देती है। थोड़ी सी छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ। कहीं पर दफना देती है और कुछ करती है, तो फिर वो कहती है कि हमें नहीं पता, मतलब बॉडी कहाँ है। घर वालों को परेशान करती है। तो उन घर वालों के गरीब परिवार होता है, उनके संपर्क में एक अच्छा वकील आता है, तो वो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण हाई कोर्ट में एक रिट जारी करता है, मतलब इस तरीके से संबंध में। तो क्या होता है, जो हाई कोर्ट है वो एक जो गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में पुलिस स्टेशन को आपका सम्मन भेजता है कि जो व्यक्ति आपने गिरफ्तार किया था उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत कीजिए। तो इस तरीके से आप इस बाद में जब वो पता चलता है कि वो व्यक्ति तो जिंदा है ही नहीं, तो पुलिस के द्वारा मारा जाएगा, इस तरीके से आपकी पूरी वो जांच खुलती है, तो उनको दोषी पाए जाते हैं थाने के जितने भी अधिकारी होते हैं वो। तो ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, दूसरा है परमादेश। इसमें क्या है, उच्चतम न्यायालय द्वारा सार्वजनिक पदाधिकारी
निगम न्यायालय को दायित्वों का पालन का आदेश, जो आपका न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, वो जितने भी आपके निगम न्यायालय हैं, जो जितने भी निगम हैं, न्यायालय हैं, उनको उनके दायित्वों का पालन करने का आदेश देता है आपका परमादेश में। तीसरी रिट है प्रतिषेध। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट को न्यायिक कार्यों को रोकने का आदेश दिया जाता है। जो भी न्यायिक कार्य चल रहे होते हैं उनको रोकने का आदेश आपका प्रतिषेध में दिया जाता है, यानी कि वो सख्त आदेश कर देता है कि इसको रोका जाए। उत्प्रेषण की बात करते हैं तो लंबित मामलों को स्थानांतरित करने या उसके आदेश को रद्द करने का आदेश आपका उत्प्रेषण में दिया जाता है। चौथी प्रकार की जो रिट है वो है आपकी उत्प्रेषण। जैसे मान लीजिए कोई भी मामला आपका बहुत समय से लंबित है, आपने याचिका दायर की, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपने पास स्थानांतरित कर सकता है या उसको रद्द करने का आदेश दे सकता है। पांचवी रिट है अधिकार प्रेक्षा। तो इसमें क्या है, जब किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद पर दावा होता है तो उसकी वैधता की जांच करने के लिए इस रिट का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए आपको कोई लग रहा है कोई व्यक्ति अपने किसी भी पद पर है तो अवैध तरीके से है, ठीक है, मान लीजिए कोई सरकारी पद पर है, लग रहा है ये अवैध तरीके से इसने ये पद हासिल किया है, तो उसकी जांच का जो आदेश किस रिट के द्वारा, तो अधिकार प्रेक्षा द्वारा जांच का आदेश करता है कोर्ट, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों ही रिट जारी करती हैं। उस तरीके से आप समझ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 में आपका सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, अनुच्छेद 32 में आपका सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, तो आप इसको समझ सकते हैं। और 226 में, अनुच्छेद 226 में आपका हाई कोर्ट रिट जारी करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ लिए, तो हमने 12 से लेके अभी तक 32 तक आर्टिकल पढ़ लिए हैं, ठीक है। समझाता हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 12 में क्या है, तो राज्य की परिभाषा। 13 में जो मूल अधिकारों को कुछ ऐसे नए कानून बने जो उनको कम करें या उनको असंगत करें तो उनको शून्य कर दिया जाएगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, 13 में कहा गया। 14 में विधि की समक्ष समानता, ठीक है। 15 में धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाना चाहिए। 16 में लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी के अवसरों में अवसर की समानता। 17 में छुआछूत का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 19 में आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता। 21A में शिक्षा का अधिकार। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। 24 में बाल श्रम पर निषेध, ठीक है। 25 में धर्म के प्रचार और प्रसार की स्वतंत्रता। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में स्वतंत्रता। 28 शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में आपका कहा गया है शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक है। 31 आपका समाप्त कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। फिर आपका आता है अनुच्छेद 32 जो कि भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। और इसमें क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, ठीक है। बात करते हैं अनुच्छेद 33, 34, 35 की। तो ये बहुत से आपके एग्जाम्स में, मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, कुछ नहीं छोड़ना है हमको। 33 में क्या है, तो यह संसद को अधिकार देता है कि वह भारतीय सेनाओं, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों आदि के मौलिक अधिकारों को युक्त प्रतिबंधित कर सके, ठीक है। मौलिक अधिकारों में बात की गई, जैसे मान लीजिए कोई सेना में व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति कहीं पर ऑपरेशन में है या किसी भी तरीके से, तो क्या उसके मौलिक अधिकारों का संरक्षण होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके का प्रावधान किया गया है, इनमें किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का संरक्षण नहीं होगा। सेनाओं, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों आदि के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है कभी भी सरकार, संसद को ये अधिकार है। अनुच्छेद 34 की बात करें तो ये मौलिक अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो, ठीक है। मार्शल लॉ जब सेना के द्वारा लागू किया जाता है, मान लीजिए कोई युद्ध हो रहा है तो सेना क्या करती है, मार्शल लॉ लागू करती है, तो वहाँ पर क्या है, आपका मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगेगा। अनुच्छेद 35 की बात करें तो ये अनुच्छेद संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ये अधिकार राज्य विधानमंडल के पास नहीं है। मान लीजिए कोई विशेष कानून बनाना हो तो किसके पास रहेगा, तो मौलिक अधिकारों से संबंधित तो संसद के पास रहेगा, ठीक है। क्या इसमें राज्य विधानमंडल बना सकता है? नहीं। कौन बना सकता है? सिर्फ संसद बना सकता है। तो आगे बात करेंगे हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं। अभी तक हमने पूरी थ्योरी पढ़ ली है मौलिक अधिकारों की, अब पढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 3 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 3 आपका किससे संबंधित है? ये आपका मूल अधिकारों से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद तक हैं आपके? तो 12 से लेके
35 तक आपके मूल अधिकार हैं। इसमें कितने मूल अधिकार हैं? कुल 6 मूल अधिकार, यानी मौलिक अधिकार आपके 6 मौजूद हैं। जब मूल संविधान आपका बना था उस समय कितने थे? तो 7 थे, लेकिन वर्तमान में आपके 6 हैं। आगे हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसी को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो कौन मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार है किसके पास? तो भारत के सभी न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में आपके 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, लेकिन जब संविधान बना था तो 7 थे, एक घटा दिया गया। ठीक है, तो कितने बचे वर्तमान में? 6। ये कौन सा घटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। ठीक है, जो कि पहले अनुच्छेद 31 में था, अब वर्तमान में ये अनुच्छेद 300A में पहुंचा दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो स्वतंत्रता का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, और आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वो भी आपका मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो भी आपका मौलिक अधिकार है। तो क्या नहीं है आपका मौलिक अधिकार? तो संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 से 24 के बीच में है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है आपका, वो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार का लोप किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में कहाँ है? तो 300A में मौजूद है आपका संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मैंने आपको बताया, तो न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। किसके? अनुच्छेद 32 के तहत, 32 के तहत आपका उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करता है। आगे हम बात करेंगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21A आपका शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को आपका भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। बात की जाए अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? तो आपके विधि की समक्ष समानता आपके अनुच्छेद 14 में कही गई है, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 21 की बात कर लें तो अनुच्छेद 21 में आपका क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 21 में आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 19 की बात कर लें तो अनुच्छेद 19 में आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की संबंधित जो स्वतंत्रताएं थी, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे सबसे महत्वपूर्ण अधिकार बताया? तो मैंने आपको बताया, किसको बताया था? तो अनुच्छेद 32 को बताया था, जो कि है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 16 किस अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता से संबंधित है आपका अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आपका समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 से 24 में आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और 25 से 28 में आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20 सही हो जाएगा। 25 से 28 के बीच में आपका धार्मिक से संबंधित जितनी भी स्वतंत्रता है उनका अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का प्रेरणा स्रोत भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिकी संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? ठीक है, तो गोलकनाथ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका केस था, तो इसमें क्या निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने? तो संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, इस तरीके का आपका अधिकार दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। ठीक है, ये ऑप्शन। तो यहाँ पर आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण तथ्य जो थे वो आपके समाप्त होते हैं। ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी, कितने आपके मौलिक अधिकार हैं, तो कितने थे आपके? 6 मौलिक अधिकार थे आपके। ठीक है, तो पहला था आपका समानता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठवां था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 रह गए हैं। ठीक है, इस तरीके से इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे, यानी कि कौन से अनुच्छेदों के बीच में आपके ये फैले हुए हैं,
मैंने आपको एक एक करके वो समझा दिया। उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लिए हमने, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने को जीके बैंक डेटा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अपना प्यार इसी तरीके से आप सभी लोग बनाए रखिए, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे से रहें। चलिए, धन्यवाद।